हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगहना से लौटती बेर कविता, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। जैसा कि इस कविता का नाम है चंद्रगहना से लौटती बेर, तो यहाँ पर चंद्रगहना क्या है? चंद्रगहना एक स्थान का नाम है। जो कवि है वो चंद्रगहना स्थान से लौट रहा था और उसने क्या प्राकृतिक सौंदर्य देखा, इस बारे में यहाँ पर कवि ने लिखा है। चंद्रगहना से लौटती बेर नामक इस कविता में कवि का प्रकृति के प्रति महान अनुराग व्यक्त हुआ है। चंद्रगहना नामक स्थान से लौटते समय कवि का किसान मन खेतों के सहज सौंदर्य पर आकर्षित होता है। कवि को साधारण सी चीजों में भी सौंदर्य के दर्शन होते हैं। वह पोखर की हलचल, दूर तक फैली चित्रकूट की पहाड़ियां, उन पर उगे वृक्षों पर बैठे पक्षी और उनके कलरव को शहरी विकास की तीव्र गति से बचाए रखना चाहता है। प्रकृति की गोद में वह शांति की अनुभूति करता है। आइए पढ़ते हैं। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। यहाँ इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि मैं चंद्रगहना नामक स्थान देखकर लौट रहा हूँ और अब मैं लौटते समय एक खेत की मेड़ पर अकेला बैठकर खेतों के प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहा हूँ। कवि लौटते समय खेत की एक मेड़ पर बैठ गया। मेड़ क्या होता है? जो खेतों को डिवाइड करने के लिए डिवाइडर जैसा मिट्टी का बनाया जाता है, उसे मेड़ कहते हैं। उसने देखा कि एक छोटा सा चने का पौधा, जिसकी ऊंचाई एक बालिस्त भर की है। बालिस्त क्या? एक बीते के बराबर, मतलब वो बहुत छोटा सा है। सिर पर गुलाबी रंग का मुरैठा बांधे खड़ा है। अब यहाँ गुलाबी रंग का मुरैठा से मतलब है कवि का कि चने के फूल गुलाबी रंग के होते हैं। चने का पौधा छोटा होता है, उसमें गुलाबी रंग के फूल निकले होते हैं। उसे देखकर कवि कल्पना कर रहा है कि जो चना है वह एक व्यक्ति है और उसने अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांध रखी है। चने के पौधे पर जो छोटे गुलाबी रंग के फूल हैं वे कवि को मुरैठे जैसे जान पड़ते हैं। वह दूल्हे की तरह सजकर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। और कवि ने क्या देखा कि चने के पास में ही, उसी खेत में चने के पास कौन उगाया है? उसी के पास बीच में अलसी का पौधा जबरदस्ती उगाया है। वह हठीली अलसी शरीर से दुबली पतली है, इसलिए जरा सी हवा चलते ही उसकी कमर लचकने लगती है। तभी कवि ने कहा कैसी है? देह की पतली कमर की है लचीली। वह अलसी का जो पौधा है वो बिल्कुल पतला है, बेल है ना, वो बिल्कुल पतला है, तो जरा सी हवा चलने पर ही वह झूमने सा लगता है। तो यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि वह जो अलसी है वह एक स्त्री की तरह है जो दुबली पतली है तथा उसकी कमर बिल्कुल पतली है और लचीली है। इस अलसी के पौधे पर नीले फूल खिले, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। ऐसा लग रहा है उस स्त्री ने अपने सिर पर नीले रंग का फूल लगा रखा है, अर्थात अलसी में नीले रंग के फूल निकले हुए हैं। कह रही है जो छुए यह दू हृदय का दान उसको। अलसी क्या कह रही है कि जो इसे छुए, किसे? जो उसने अपने सिर पर नीले रंग के फूल लगा रखे हैं, उस अलसी को देखकर ऐसा लगता है कि वह अपने सिर पर फूलों को चढ़ाकर कह रही है कि जो इन फूलों को छुएगा
उसे मैं अपना दिल दे दूंगी, दूं हृदय का दान उसको, मैं उसे अपना हृदय दे दूंगी। अर्थात वह स्वयं को प्रेमातुर नायिका के रूप में प्रस्तुत कर रही है। कौन? अलसी। अलसी यहाँ पर एक नायिका के रूप में प्रस्तुत की गई है कवि की दृष्टि में। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। सयानी मीन्स युवा, बड़ी। अब कवि कह रहा है कि खेत की मेड़ पर बैठकर मैं यह देख रहा हूं कि सरसों की तो बात ही ना पूछो। उसे देखकर लगता है कि अब वह सयानी हो गई है, अर्थात अब वह बड़ी हो गई है, युवती हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। उसके पीले फूल देखकर कवि कहता है कि उसने हाथ पीले कर लिए हैं और ब्याह के मंडप में आ गई है। सरसों के पौधे में इतने पीले रंग के फूल लगे हुए हैं कि उन्हें देखकर कवि कहता है कि सरसों बड़ी हो गई है, उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं और वह ब्याह मंडप में आ गई है। फाग गाता मास फागुन आ गया है, आज जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। फागुन का महीना खुशी से फाग गा रहा है। यहाँ पर देखो फागुन के महीने का किस प्रकार से कवि ने मानवीकरण किया है। वह कह रहा है कि फागुन का महीना आ गया, होली का समय आ गया है और फागुन का महीना स्वयं ही फाग गा रहा है। होली पे गाए जाने वाले गीत वह स्वयं ही गा रहा है। ऐसे में कवि को लगता है कि स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। इस सुनसान क्षेत्र में विजन मीन्स होता है सुनसान जगह, अनुराग मीन्स प्रेम। यहाँ पर कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है इस सुनसान क्षेत्र में प्रकृति का प्रेम भरा अंचल हिल रहा है। सब प्रेम मग्न दिखाई पड़ रहे हैं, अर्थात चारों ओर प्रेम का ही वातावरण दिखाई दे रहा है। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यहाँ व्यापारिक नगर किसके लिए कहा है कवि ने? शहरों के लिए। कवि कह रहा है कि व्यापारिक शहरों की अपेक्षा गांव की धरती प्यार के मामले में भी अधिक उपजाऊ है। अर्थात वह कहना चाहता है कि शहरों की अपेक्षा गांव में प्रेम का माहौल अधिक है, आपस में लोगों में अधिक प्रेम व्यवहार है। यहाँ पेड़ पौधे तक प्यार की भाषा समझते हैं, दूसरों से प्यार करना जानते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही उनमें लहरियां। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता हुआ कवि जिस स्थान पर बैठा हुआ है उसके निकट ही एक तालाब है। पोखर मीन्स तालाब, सरोवर। और पैरों के तले, जहाँ वह बैठा है उसके पैरों के साइड में, पैरों के तले, यहाँ पैरों के नीचे आ रहा, तले का मतलब होता है नीचे, तो पैरों के साइड में उसके एक पोखर है जिसमें लहरियां उठ रही जिनमें लहरियां, हवा के चलने से उसके पानी में लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वह भी लहरियां। और उसके तल में जो पानी के कारण नीला दिखाई पड़ रहा है, नील तल में पानी के कारण जो उसका जो तली है वह नीले रंग की दिखाई दे रही है। भूरे रंग की घास उगाई है, पानी में उठती लहरों के कारण वह भी भूरी घास भी हिल डुल रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंख को है चकमकाता। कवि कह रहा है कि उस पानी में सूर्य की परछाई बन रही है जो आकार में लंबी एवं गोल होने के कारण
चांदी के खंभे जैसी प्रतीत हो रही है। सूर्य के इस प्रतिबिंब को देखने पर आंखें चौंधिया रही हैं। आंख को है चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। कवि कह रहा है कि तालाब के किनारे कई छोटे बड़े पत्थर पड़े हैं। उन पत्थरों को देखकर ऐसा लगता है तालाब में लहरों के कारण पानी उन पत्थरों को बार बार भिगो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये प्यासे पत्थर तालाब में चुपचाप पानी पी रहे हैं। पत्थर लंबे समय से पानी पी रहे हैं, इसलिए कभी सोचता है कि पता नहीं इनकी प्यास कब बुझेगी। कितने लंबे समय से ये यहाँ पड़े पानी पी रहे हैं और ना जाने इनकी प्यास कब बुझेगी। ऐसा लग रहा है उनकी प्यास बुझ ही नहीं रही है, तभी वो चुपचाप वहां पड़े पानी पी रहे हैं। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। अब कवि ने क्या दृश्य देखा? कवि तालाब में देखता है कि तालाब के पानी में बगुला अपनी टांगे डुबाए ऐसे खड़ा है, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। कवि ने देखा कि एक बगुला जो तालाब में अपनी टांगे डुबाए चुपचाप खड़ा है, ऐसा लग रहा है उसने ध्यान लगा रखा है। देखते ही मीन चंचल, मीन चंचल, चंचल मीन मीन्स होता मछली, चंचल इधर उधर घूमने वाली। चंचल मछली को देखते ही, जैसे ही उसकी नजर चंचल मछली पे पड़ती है, वह अपनी ध्यान निद्रा छोड़ देता है, त्याग देता है। वह ध्यान लगाए तो बैठा हुआ है, किंतु वह ध्यान तो दिखावटी है। उसका ध्यान तो तालाब की मछलियों पर है। जैसे ही कोई चंचल मछली उसे नजर आती है, वह अपना ध्यान त्याग देता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है और उस मछली को अत्यधिक फुर्ती से चोंच में दबाकर खा जाता है, चट जल्दी से। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपट्टे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। कभी देखता है कि तालाब के जल से काफी ऊपर एक चिड़िया उड़ रही है। कैसी चिड़िया? चतुर चिड़िया, बहुत चालाक चिड़िया ऊपर उड़ रही है, जिसके मस्तक का रंग काला और पंखों का रंग सफेद है। उसका मस्तक काले रंग का है, माथा मीन्स मस्तक, श्वेत मीन्स सफेद उज्जवल, और उसके पंख सफेद रंग के हैं। उस चिड़िया को जैसे ही कोई मछली पानी की सतह के आसपास दिखाई देती है, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पे। वैसे ही वो अपने सफेद पंखों के झपट्टे मारकर जल के हृदय पर टूट पड़ती है, पानी की सतह पर टूट पड़ती है। वह उस पे झपट्टा मारती है और क्या करती है? उस चमकदार सफेद मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। गगन आसमान। चटुल में चंचल चपल, उजली चमकदार सफेद। वह तुरंत उसे अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर उड़ती गगन में चली जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हुए कवि कहता है कि वो जहां पर बैठा है उसके सामने की जमीन ऊंची है, जहां पर रेल की पटरियां हैं।
ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। कवि कह रहा है कि मुझे कहीं भी जाना नहीं है, इसलिए मुझे ट्रेन के टाइम से कोई लेना देना नहीं है। मैं स्वच्छंद हूँ, स्वच्छंद में स्वतंत्र, मुक्त। इस समय ना तो किसी रेलगाड़ी के आने का समय है और ना ही मुझे कहीं आना जाना है, इसलिए कवि स्वयं को स्वच्छंद महसूस कर रहा है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अनगढ़ मीन्स ऊबड़ खाबड़, जिन्हें गढ़ा नहीं गया है, जो कुदरती बनी हुई हैं, स्वयं बन गई हैं, लेकिन कैसी बनी है? ऊबड़ खाबड़। बांझ उर्वरताहीन, जिसमें किसी प्रकार के कोई पौधे ना हो। रीवा बबूल जैसे कांटेदार पौधे का नाम है ये। कुरूप भद्दा, देखने में जो सुंदर नहीं लगते हैं। कवि कह रहा है कि पास में ही दूर दूर तक फैली चित्रकूट की बेडौल तथा ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, जो कहीं ऊंची हैं और कहीं नीची। पथरीली जमीन होने के कारण यह उपजाऊ नहीं है, यहाँ उपज नहीं होती है। यहाँ हरियाली दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। उर्वरा ना होने के कारण इस जमीन को बांझ या बंजर कहा गया। वहाँ फसल पैदा नहीं होती, इसलिए इस जमीन को बांझ कहा गया है। इस बंजर भूमि पर रीवा के कांटेदार पेड़ जरूर मिलते हैं, जो देखने में कुरूप हैं, अर्थात वे रीवा के पेड़ सुंदर नहीं दिखाई देते, वे अत्यंत भद्दे और कांटेदार पेड़ हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, टेंटे टेंटे। अब कवि को वहां पर क्या सुनाई दे रहा है? कवि कह रहा है कि मैं जहां पर बैठा हूँ वहां पर मुझे खेत के आसपास के वृक्षों से सुग्गे का, जो तोता होता है, तोते की टेंटे टेंटे की मधुर आवाज सुनाई देती है। जो कैसी आवाज है? जो कानों में रस घोलती हुई प्रतीत होती है। वनस्थली का हृदय चीरता, इसी बीच कहीं दूर से जंगल अर्थात वन प्रांत का हृदय चीरता हुआ सारस का भी स्वर कवि को सुनाई देता है। उठता गिरता सारस का स्वर टिरटों टिरटों। कवि कह रहा है कि सारस का स्वर कैसा है? टिरटों टिरटों का स्वर सुनाई दे रहा है। सारस का स्वर कभी तेज आवाज में सुनाई देता है तो कभी मंद। दूर से आता सारस का यह स्वर कवि के मन को प्रभावित कर रहा है। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में। सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे, चुप्पे चुप्पे चुपचाप छिपकर। जुगल जोड़ी नर मादा का जोड़ा, उनकी युगल, युगल मीन्स यौवन, मतलब नव यौवना जो जोड़ी है, उनकी यौवन वाली जो जोड़ी है, युगल जोड़ी है नर मादा की, उसकी जो प्रेम कहानी है उसे कभी चुपचाप छुपकर सुनना चाहता है। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि सारस की जो टिरटों टिरटों का स्वर है वह मुझे इतना अधिक प्रभावित कर रहा है, इतना अधिक मन को भा रहा है कि मैं चाहता हूँ कि पंख फैलाकर सारस के साथ उड़कर मैं भी वहाँ चला जाऊं जहाँ हरे खेत में प्रेमी जोड़ा आपस में प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, जहाँ ये युगल जोड़ी
रहती है, जिस हरे खेत में यह जोड़ी रहती है, मैं भी अपना पैर पर फैलाए सारस के साथ उड़कर वहीं चला जाऊं। पर फैलाए, पंख फैलाकर वह सोच रहा है मैं भी उड़कर वहीं पहुंच जाऊं। सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। वह कहता है कि वहां उस खेत में पहुंचकर मैं भी उनकी सच्ची प्रेम कहानी छुपकर सुन लूं। कभी प्रेमी जोड़े की प्रेम कहानी जो उसे बिल्कुल सच्ची प्रतीत हो रही है, वह चुपचाप छिपकर उसे सुनना चाहता है। यहाँ इस कविता में चहुओर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए, ये हरा ठिगना चना बांधे मुरठा शीश पर, ब्याह मंडप में पधारी दूं हृदय का दान उसको। इन सभी पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही ट्रेन का टाइम, कांटेदार कुरूप, अनुराग अंचल, प्रेम की प्रिय भूमि, फाग गाता मास फागुन, एक बीते के बराबर, नील फूले फूल, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। कविता की भाषा तत्सम शब्द युक्त देशज भाषा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। चिड़िया और बगुला शोषक वर्ग का प्रतीक यहाँ पर दिखाए गए हैं। मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। तोते सुग्गे का स्वर टेंटे टेंटे और सारस का स्वर टिरटों टिरटों में सव्य बिंब का प्रयोग हुआ है। ऐसा लग रहा है, हमें सुनाई देने लगता है कि हाँ, यहाँ पर तोता और सारस बोल रहे हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है।